जहाँ पर हमें अयाना माने नाम की फैमिली दिखाई जाती है जो कि एक डीएटी की पूजा करते हैं और इनके घर में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। मतलब जो भी लड़की इस घर में शादी करके जाती है कुछ टाइम बाद ही उसके साथ कोई ना कोई घटना हो जाती है जिसमें कि वो मारी जाती है। अब ये सब घटनाएं कोई इत्तेफाक है, देवता का श्राप है या कुछ और, यही हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक प्यारी सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम जाजी होता है। जाजी की जस्ट अभी शादी हुई है, वो भी किससे? अयाना माने फैमिली के छोटे लड़के से जिसका नाम दुष्यंत होता है। जाजी को भी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जो भी लड़की इस घर में शादी करके गई है वो किसी ना किसी हादसे का शिकार हो गई और इन सबसे अनजान बेचारी जाजी खुशी खुशी दुष्यंत के साथ चली जाती है। रास्ते में वो नोटिस करती है कि दुष्यंत उससे ज्यादा बात नहीं कर रहा था और सड़ा सा मुंह बनाया था। जाजी उससे कहती है कि कोई बात है क्या? 2 दिन से आप मुझसे बात नहीं किए, अभी भी चुप से हैं, क्या आपको मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता? तभी उनका ड्राइवर कहता है कि यार ऐसा नहीं है, हमारे छोटे सरकार ऐसे ही हैं, कम बोलते हैं। लेकिन जाजी तो खूब बोलने वाली लड़की थी, वो ड्राइवर से ही बात करने लगती है। ड्राइवर अपना नाम जोरैया बताता है। उसका कहना था कि वो 15 साल से अय्या घर के लिए काम कर रहा है। जाजी पूछती है कि अच्छा एक बात बताइए, उस घर को सब अय्या का घर क्यों कहते हैं? जिस पर जोरैया पूरी कहानी सुनाता है कि पहले हमारे साहब इतने अमीर नहीं थे, वो खेती वेती करते थे। फिर एक दिन उनके खेत की जमीन से कौंडिन्य देव की मूर्ति निकली, जिसके बाद उनकी किस्मती चमक गई और आज वो 150 एकड़ जमीन के मालिक हैं। घर के मंदिर में आज भी वो मूर्ति रखी है और वो बहुत पूजा पाठ करते हैं। कौंडिन्य खुश हो जाए तो सोने की बारिश और नाराज हो जाए तो, लेकिन दुष्यंत उसे पूरी बात बोलने से पहले ही रोक देता है और जाजी सोचने लगती है कि उसको बोलने से क्यों रोक दी है। उसे थोड़ा अजीब लगता है। तभी सामने पुलिस उनकी कार रोक लेती है, लेकिन असल में पुलिस वाला जाजी का ही फ्रेंड होता है जो कि उसे गिफ्ट देना चाहता था। लेकिन जाजी अपनी नाराजगी जताती है कि शादी में नहीं आए और अब रास्ते में गाड़ी रोककर गिफ्ट दे रहे हो, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन वो सॉरी वॉरी बोलकर जाजी को मना लेता है। फिर जाजी उसे अपने पति दुष्यंत से भी इंट्रोड्यूस करवाती है और उसे बताती है कि मेरा फ्रेंड महान तेज है। फिर इसके बाद जाजी अपने ससुराल पहुंचती है और उसके ससुराल में उसके सास ससुर के साथ 2 देवर महेश, शिवाशीष और एक ननद भी होती है जिसका नाम पूर्णी होता है। घर में एक नौकरानी भी होती है जिसका नाम तायबा होता है और सास का नाम नागम्मा होता है। दोनों सबसे पहले दूल्हा दुल्हन की आरती करते हैं। फिर नागम्मा उन्हें बताती है कि घर में एंटर करने से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का नाम लेते हैं। इसके बाद दुष्यंत जाजी कहता है, लेकिन जाजी महाराजा कहती है। महेश कहता है कि मेरे भाई का नाम दुष्यंत है, महाराजा नहीं। इस पर जाजी कहती है कि दुष्यंत भी तो महाराजा ही थे ना। जाजी हर तरह से दुष्यंत को खुश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्टिल दुष्यंत अभी भी सड़ा सा मुंह बनाया था। खैर अब जाजी को बताया जाता है कि वो चावल से भरे डब्बे पर लात मारकर घर में एंटर करे, लेकिन जाजी जैसे ही डब्बे पर लात मारती है एकदम से उसके ससुर कोलैप्स कर जाते हैं। घर के सारे मेंबर तुरंत उन्हें देखने जाते हैं और डॉक्टर को कॉल करने की बात करने लगते हैं, लेकिन जाजी के ससुर ऑलरेडी खत्म हो चुके थे। शादी का माहौल अचानक से मातम के माहौल में बदल जाता है। बेचारी जाजी क्या सोचकर आई थी और क्या हो गया। इसके बाद वहां पर एक पंडित आता है जो कि जाजी को हिकारत भरी नजरों से देखता है और अपने से दूर रहने के लिए कहता है। जाजी समझ जाती है कि सब उसको अपशकुनी समझ रहे हैं। अंदर जाकर पंडित सबसे ये कहता है कि मैंने आपको पहले मना किया था कि शादी मत करो, ये लड़की पक्का इस घर में दुर्भाग्य लेकर आई है। अब देखो घर में उसके पैर पड़ते ही घर के मालिक की मौत हो गई। लेकिन दुष्यंत कहता है कि पिताजी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, इससे जाजी का कोई लेना देना नहीं है, आप लोग उसको दोष मत दीजिए, उसकी कोई गलती नहीं है। बाहर जाजी खड़ी होकर सब सुन रही थी। पहले उसे लग रहा था कि उसका पति उसे प्यार नहीं करता, लेकिन जब सबके सामने उसका साइड लिया तब जाजी को समझ आया कि वो गलत थी। उसका पति उसे प्यार करता है और वो खुश हो जाती है। खैर घर में आज जाजी की पहली रसोई थी जहाँ वो सबके लिए पोहा बना रही थी। इसी दौरान वो अपनी माँ से बात कर रही होती है और उसे अपने ससुर की मौत के बारे में बताती है। उसकी माँ सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि ये लोग हमें अब तक खबर क्यों नहीं दी है। जाजी बताती कि जी माँ, ये तो अपने रिश्तेदारों तक को नहीं पता है। रोज शाम को एक कौंडिन्य देव की पूजा करते हैं, लेकिन जब घर में डेड बॉडी पड़ी हो तो पूजा नहीं कर सकते, इसलिए फ्यूनरल भी सब जल्दी में निपटा दिए हैं। उसकी माँ पूछती है कि 11वीं कब की है? जाजी कहती है कि नहीं पता, कोई मुझसे बात नहीं करता। उसकी माँ पूछती है कि और दुष्यंत कैसा है? जाजी कहती कि वो तो बहुत अच्छे हैं। तभी सामने से नागम्मा को आता देख जाजी अपनी माँ से कहती कि बाद में बात करती हूँ और फोन काट देती है। लेकिन नागम्मा उसकी बात सुन ली थी। वो कहती है कि तुम अपनी माँ से कह रही थी कि कोई तुमसे बात नहीं करता, क्या करे, घर में मौत हुई है, सब लोग सदमे में हैं। जाजी कहती कि मेरे आने से हुआ। नागम्मा कहती कि नहीं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम तो इस घर की लक्ष्मी हो। फिर जाजी सबको खाना परोसती है। पूर्णी खाने में कमी निकालने लगती है, कहती कि चावल कच्चे लग रहे हैं। तभी महेश खाना गिरा देता है। जाजी कहती कि आपने खाने को फेंक दिया। महेश कहता कि मैंने नहीं फेंका, वो ये सब कर रही है। फिर एकदम से खड़ा होकर कहता है कि किधर हो तुम, मेरा खाना खराब करके कहाँ छुप गई। तभी महेश को जोर का धक्का लगता है
महेश कहता है कि तुमने मुझे मारा, और डंडा उठाकर इधर उधर घुमाने लगता है। और वो बार बार किसी पुष्पावती का नाम ले रहा था, मानो कि कोई भूत ये सब कर रही हो। ये सब देखकर जाजी डर जाती है कि सब क्या चल रहा है। वो लोग जाजी को अभी कुछ नहीं बताते और उसे किचन में जाने के लिए कहते हैं। तभी पूर्णी हंसने लगती है। फिर महेश को उसी में पुष्पावती दिखाई देने लगती है। वो कहता है कि मुझे मारकर मुझ पर हंसती है और उसे मारने आता है। दोनों भाई बहन कुत्ते बिल्ली की तरह आपस में लड़ने लगते हैं और बाकी सब उन्हें रोकने लगते हैं। और जाजी इन सबसे परेशान होकर रोती हुई किचन में चली जाती है और अपनी माँ से कहती है कि मुझे यहाँ से ले जाइए, मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। तभी कोई जाजी के कंधे पर हाथ रखता है, जिसे डर कर वो फोन गिरा देती है। खैर ये नागम्मा थी। वो फोन उठाकर जाजी की माँ को बताती है कि जाजी ठीक है, मैं उसके साथ हूँ। फिर वो जाजी को संभालती है। इसके बाद जाजी को पता चलता है कि उसके ससुर की 11वीं होने तक वो अपने पति के रूम में नहीं सो सकती। उसकी सास उसे पूर्वी के रूम में सोने के लिए बोल देती है। तभी दुष्यंत जाजी से कहता है कि नई जगह है, सो नींद आने में मुश्किल होगी, और पढ़ने के लिए बुक देता है। जाजी को बुक्स पढ़ने का शौक भी था, तो वो खुश हो जाती है। फिर वो पूर्णी के रूम में सोने जाती है, लेकिन पूर्णी यहाँ पर कहती है कि माँ के डर से मैंने हाँ बोल दिया था, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना। तो बेचारी जाजी कहती है कोई बात नहीं, मैं बाहर सो जाऊंगी। माँ ने पूछा तो कह दूंगी कि रूम में नींद नहीं आई, इसलिए बाहर सो गई। फिर पूर्णी उसे चटाई और कंबल देकर डोर बंद कर लेती है और बेचारी जाजी बाहर ही सोने चली जाती है। वहां पर ताइयाबा भी थी। वो जाजी से अच्छे से बात करती है और उसके खाने की तारीफ भी करती है। इसके अलावा वो ये भी कहती है कि उसे बुरा लग रहा है कि जाजी की शादी की पहली रात खराब हो गई। अचानक मालिक गुजर गए, जबकि वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। क्या कह सकते हैं, वैसे भी 4 साल से इस घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। पक्का कौंडैया हमसे नाराज है। तभी जाजी कहती है कि अच्छा एक बात बताइए कि घर में किसी की मौत हुई और रिश्तेदारों में से कोई नहीं आया, ऐसा क्यों? ताइयाबा बताती है कि हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, चाहे दुख का अवसर हो या खुशी का, इतने लोग ही होते हैं। जाजी कहती है लेकिन कम से कम घर के लोगों को तो बताना चाहिए। महेश भैया की पत्नी भी नहीं आई थी। ताइयाबा बताती है कि होती तो आती ना, वो तो मर चुकी है, उसी का नाम तो पुष्पावती था, सबसे पहले उसी की मौत हुई थी। जाजी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि फ्यूनरल पर जब वो उसकी वाइफ के बारे में पूछी थी तो महेश उससे बोला था कि वो मायके गई है। ताइयाबा कहती है कि तुम और परेशान ना हो इसलिए झूठ बोल दिया होगा। इसके बाद जाजी पूछती है कि पुष्पावती की मौत कैसे हुई। इसके बाद हम पुष्पावती को देखते हैं, जो कि सोते सोते अचानक से जग जाती है और नींद में चलती हुई कुएं के पास जाकर उसमें छलांग लगा देती है। और जाजी खिड़की से ये सब देख रही थी। असल में वो सब इमेजिन कर रही थी, जो भी ताइयाबा उसको बता रही थी। खैर अगली सुबह जाजी सोकर उठती है तो उसे पता चलता है कि वो लेट हो गई है। जाजी दुष्यंत से कहती है कि आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? दुष्यंत कहता है अब तुम इतने आराम से सो रही थी, उठाने का मन ही नहीं किया, और उसे कॉफी ऑफर करता है, जिससे कि जाजी बहुत खुश हो जाती है कि अरे वाह, मेरा पति तो मुझे कॉफी भी बना कर दे रहा है। दुष्यंत उसे बताता है कि असल में मैं भगवान से मन्नत मांगा था कि अगर मुझे अच्छी पत्नी मिली तो शादी के पहले दिन उसके लिए कॉफी बनाऊंगा, और वाकई में मुझे अच्छी पत्नी मिली है। और ये सुनकर तो जाजी और भी खुश हो जाती है और उसे कॉफी भी काफी अच्छी लगती है। बदले में उसकी कॉफी की तारीफ भी कर देती है कि कॉफी बहुत अच्छी बनी है, जिस पर दुष्यंत कहता है कि बिल्कुल तुम्हारी तरह, और स्माइल करता हुआ वहां से चला जाता है। वैसे क्यूट तो है दोनों। खैर फिर जाजी नहाने चली जाती है और फिर अपनी सास से आकर कहती है कि वो गलती से अपना सामान घर भुलाई है और नहाने के बाद पहनने के लिए उसके पास कपड़े नहीं है। जिस पर नागम्मा अलमारी खोलकर उसे ढेर सारी साड़ियाँ दिखाती है। जाजी पूछती है कि क्या साड़ियाँ आपकी हैं? नागम्मा बताती कि नहीं, ये साड़ियाँ पुष्पावती की हैं। बस फिर क्या था, जाजी पुष्पावती की साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। तभी नागम्मा पूर्णी से कहती है कि जाकर महेश को जगा दो, लेकिन पूर्णी मना कर देती है। तभी जाजी कहती है कि आप कहे तो मैं जाकर जगा देती हूँ। फिर नागम्मा जाजी को ही भेज देती है, लेकिन जाजी जब महेश के रूम में जाती है तो महेश कहीं भी दिखाई नहीं देता। रूम में ढेर सारी दवाइयाँ और एक बुक रखी थी। जाजी उस बुक को उठाकर देखने लगती है कि तभी कोई पीछे से आकर जाजी के कंधे पर टच करता है, जिससे डरकर वो चीख पड़ती है। और ये महेश ही था, जो क्रीप टाइप से जाजी की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि पुष्पावती तुम आ गई, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उसका गला दबाने आता है। तभी जाजी खुद को बचाते हुए उससे दूर हट जाती है। वो कहती रही कि भैया मैं जाजी हूँ, पुष्पावती नहीं हूँ। लेकिन महेश को तो उसमें पुष्पावती दिखाई दे रही थी। वो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, और जाजी को मारने के लिए बॉटल उठा लेता है, जिससे बचकर जाजी भागने लगती है। तभी नागम्मा आकर उसे संभालती है और महेश को रोकती है। फिर वो पूर्णी को तुरंत दुष्यंत और शिवाशीष को लाने के लिए भेजती है, जो कि पंडित के साथ एक रिचुअल में बैठे थे। पूर्वी जाकर तुरंत दोनों को बताती है कि महेश भैया को फिर से दौरा पड़ा है। और इधर महेश जाजी से कह रहा था कि पुष्पावती एक काम करते हैं, दोनों साथ में मर जाते हैं, पहले तुझे मारूंगा फिर खुद को। जाजी फिर कहती है कि भैया मैं पुष्पावती नहीं हूँ, जिस पर महेश कहता है कि झूठ मत बोलो, और उसकी साड़ी पकड़कर कहता है कि ये साड़ी मैंने तुझे लाकर दी थी, मुझे अच्छे से याद है। यानी सारी गड़बड़ पुष्पावती की साड़ी की वजह से हो रही थी। और तभी वो जाजी पर अटैक करने आता है, लेकिन तभी महेश और शिवाशीष आकर उसे पकड़ लेते हैं और उठाकर बेड पर लेटा देते हैं। फिर डॉक्टर आकर महेश को इंजेक्शन वगैरह लगाती है, तब जाकर वो शांत होता है। फिर उसके बाद नागम्मा जाजी से अकेले में बात करती है। कहती है कि तुम सोच रही होगी कि यहाँ आकर मैं कहाँ फंस गई,
यहाँ से जाने का मन कर रहा होगा, जो कि स्वाभाविक है। लेकिन पहले महेश की कहानी सुन लो, उसके बाद तुम फैसला करना कि तुम्हें यहाँ रहना है कि जाना है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ महेश अचानक घर आकर सबको बताता है कि वो और पुष्पावती आज ही शादी की है। लेकिन पुष्पावती को देखकर घर वाले बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो उनसे बिल्कुल अलग थी। जहाँ एक तरफ इनकी फैमिली अपनी ट्रेडिशन, अपने रूट से जुड़ी थी, वहीं पुष्पावती बिल्कुल मॉडर्न टाइप की थी। ये लोग प्योर वेजिटेरियन और पूजा पाठ करने वाले लोग थे, जबकि पुष्पावती नॉनवेज खाती थी और दारू भी पीती थी, वो भी घर के अंदर, क्योंकि वो भगवान में भी नहीं मानती थी। नागम्मा उसको समझाई भी कि ये सब करना है तो घर के बाहर करो, हमारे घर में भगवान बसते हैं, यहाँ के कुछ नियम हैं जिस पर सबको चलना चाहिए। तो पुष्पावती क्या कहती है कि अगर घर में रखी मूर्ति आपके भगवान है तो मेरा भगवान ये दारू की बोतल है। बस फिर क्या था, नागम्मा भी साफ साफ कह दी कि हमारे नियम से नहीं चल सकती तो इस घर से निकल जाओ। जिस पर महेश बोला कि मेरा हिस्सा मुझे दे दो, हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। नागम्मा कहती कि मेरी बात को समझने की कोशिश करो, तुम्हारी बीवी की हरकतें घर को बर्बाद कर रही हैं, देवता नाराज हो गए हैं, हमारी चारुलता मां नहीं बन पा रही, उसे बार बार मिसकैरेज हो रहा है। तो पुष्पावती कहती है कि किसी भी बात को कहीं मत जोड़िए, मेरा दारू पीना, इनका मिसकैरेज होना, इन सबसे भगवान के गुस्से का क्या लेना देना। तभी शिवाशीष रिवील करता है कि तुम्हारी इन्हीं बर्ताव की वजह से तुम्हें नींद में चलने की बीमारी हो गई है, ये भगवान का गुस्सा ही तो है। इससे पुष्पावती शॉक्ड हो जाती है, उसे भी नहीं पता था कि वो नींद में चलती है। अब वो कहती है कि अगर इन सब के जिम्मेदार भगवान ही है तो फिर ठीक है, और कौंडिया की मूर्ति को ले जाकर घर के बाहर वाले कुएं में फेंक दी। और फिर एक दिन उसी कुएं में पुष्पावती कूदकर मारी गई। पुष्पावती की मौत के बाद महेश का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता, कभी कभी उसे हेलुसिनेशंस होते हैं, उसे पुष्पावती दिखाई देती है। मैंने तुम्हें सब बता दिया, अगर अभी भी तुम जाना चाहती हो तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। लेकिन जाजी कहती है कि वो कहीं नहीं जाएगी, अब यही उसका घर है। इसके बाद जाजी किचन में खाना बनाने जाती है और ताइयबा से टिप्स लेती है कि घर में सबको क्या क्या पसंद है। इसी बीच वो पूछती है कि घर में सबसे ज्यादा खाना कौन बनाता था। ताइयबा बताती है कि पुष्पावती, और कटहल की सब्जी तो वो बहुत बढ़िया बनाती थी। जाजी को तो ये बात हजम ही नहीं होती। जाजी कहती लेकिन सब तो बता रही थी कि नॉनवेज खाती थी, शराब पीती थी। ताइयबा बताती कि वो सब तो पहले करती थी, बाद में बदल गई थी, वो पीना वीना सब छोड़ दिया था उसने और भगवान की पूजा भी करने लगी थी। जाजी कहती लेकिन भगवान की शराब से ही तो उसकी मौत हुई थी ना। तब ताइयबा उसको पूरी बात बताती है जो नागम्मा उसको नहीं बताई थी। असल में शादी के 6 महीने बाद पुष्पावती को महेश की गंदी आदत का पता चला कि वो लड़कीबाज टाइप का आदमी था, उसे लड़कियों की लत थी, वो बाहर जाकर लड़कियों के साथ गलत काम करता था। और इस बात का पता लगते ही पुष्पावती ने महेश से झगड़ा कर लिया। वो नागम्मा से भी बोली कि अगर मेरा दारू पीना गलत था तो महेश जो अब कर रहा है वो सही है, उससे भगवान खुश होंगे। और महेश को डांटने के लिए बोलती है, लेकिन नागम्मा फिर भी महेश को कुछ नहीं कहती। अब ये तो भाई साफ साफ दोगलापन हुआ ना। पुष्पावती को बहुत खराब लगता है। पुष्पावती बहुत गुस्से में आकर कहती है कि तुम सब लोग, तुम्हारा भगवान सब झूठ है। उस टाइम पुष्पावती के पीरियड्स चल रहे थे और घर के रूल के अकॉर्डिंग वो मंदिर में नहीं जा सकती थी, लेकिन जानबूझकर सबको चिढ़ाने के लिए वो मंदिर में जाने लगी। सब उसको रोके लेकिन वो नहीं मानी और मंदिर में जाकर खुद को बंद कर ली। और ताइयबा का यहाँ पर यह कहना था कि उसके पीरियड चल रहे थे, उसे मंदिर में नहीं जाना चाहिए था। जिसके बाद जाजी को एक विजन आता है जिसमें कि वो घर की डीएटी छुपाए थे कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं थी, छोटी छोटी बातों पर वो ओवर रिएक्ट करती थी। उसको बच्चा भी नहीं हो रहा था जिससे वो और परेशान थी। उसके दिमाग में एक बात थी कि वो कैसे भी करके इस घर को वारिस देना चाहती थी। उसने हर तरह से भगवान की पूजा की, मन्नत मांगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और तब उसने अपनी बहन पद्मलता की शादी दुष्यंत से करवाने की बात की। उसका कहना था कि इससे घर को वारिस मिल जाएगा और फिर मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगी। और उसकी हालत पर तरस खाकर हम शादी के लिए मान गए, लेकिन इससे उसकी हालत नहीं सुधरी। दिन ब दिन उसकी मानसिक हालत खराब होती ही चली गई और एक रात खुद पर मिट्टी का तेल डालकर वो खुद को ही आग लगा ली। और इन सब के बाद जाजी को एक और बात पता चलती है कि दुष्यंत की पहले भी शादी हुई थी। उसकी पहली पत्नी का नाम बिंदु मालिनी था। अब ये जानकर तो जाजी बहुत हर्ट हो जाती है। वो सबसे कहती कि आप लोग इतनी बड़ी बात मुझसे अब तक क्यों छुपाए, जिस पर वो लोग बताते हैं कि तुम्हारे घर वालों को बताया था हमने, हमें लगा तुम्हें पता होगा। यहाँ तक कि शादी के लिए तुम्हारे घर वालों को 5 एकड़ जमीन भी हमने गिफ्ट में दी थी। जिस पर जाजी सीधा अपनी माँ को कॉल करके गुस्सा करने लगती है। उसकी माँ कहती कि बेटा क्या हुआ। जाजी कहती कि मर गई आपकी बेटी, आपको जरा भी शर्म नहीं आई। 5 एकड़ जमीन के लिए आपने अपनी बेटी को बेच दिया। तो उधर से उसकी माँ क्या कहती है कि हम क्या करते बेटी, एक्सीडेंट में तुम्हारे पिता के पैर जाने के बाद वो बिल्कुल बेकार हो गए थे, पैसे नहीं कमा सकते थे, जीने के लिए अब यही रास्ता बचा था हमारे पास। इन सब से तो जाजी बिल्कुल टूट जाती है और गुस्से में घर के बाहर जाने लगती है। दुष्यंत भागकर उसे पकड़ने जाता है। जाजी कहते कि छोड़िए मुझे, आपको लग रहा है कि मैं भी कुछ कर लूंगी। दुष्यंत कहता कि हाँ। जाजी कहती कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रही, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है
फिर वो बिंदु मालिनी के बारे में पूछने लगती है कि आपको उससे प्यार कैसे हुआ था। जिसके बाद दुष्यंत उसे बिंदु मालिनी की कहानी सुनाता है कि उनके घर में नवरात्रि का फेस्टिवल था, जिसके लिए उन्होंने एक क्लासिकल डांसर को बुलाया था और उसका नाम था अक्षता। रात में जब अक्षता डांस परफॉर्म कर रही थी तभी घर में कॉल आया जो कि दुष्यंत ने उठाया और उसे पता चला कि अक्षता घर से भाग कर आई है और उसने अपना नाम भी झूठ बताया है। उसका असली नाम बिंदु मालिनी है। जब दुष्यंत इस बारे में बिंदु मालिनी से बात किया तब वो उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर की कि उसके पिता उसकी शादी एक बुढ़े आदमी से करवाना चाहते हैं। वो बुढ़े आदमी से उसके पिता ने कर्जा लिया हुआ था जिसे वो चुका नहीं पा रहे थे, तो बदले में वो बूढ़ा आदमी शर्त रखा कि अपनी बेटी से शादी करवा दो, सारा कर्जा माफ कर दूंगा। उसके पिता इस बात के लिए राजी भी हो गए, लेकिन बिंदु को शादी नहीं करनी थी, इसलिए वो घर से भाग गई। उसकी सच्चाई जानने के बाद दुष्यंत ने उसकी मदद करने की ठान ली, उसे सपोर्ट किया। लेकिन एक दिन उसके डैड बिंदु मालिनी को ढूंढते हुए घर तक पहुंच गए और सबके सामने उसकी पोल खोल दी कि मेरी बेटी है जो कि पहचान छुपाकर आपके साथ रह रही है, और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। बिंदु सबसे हेल्प मांगी कि मुझे इनके साथ मत भेजिए, ये मेरी शादी एक बुढ़े आदमी के साथ करवाना चाहते हैं। जिस पर उसका डैड बोला कि ठीक है, तुम जिससे कहोगे तुम्हारी शादी करवा दूंगा, और उसे अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगता है। लेकिन बिंदु मालिनी फिर सबसे कहती है कि ये झूठ बोल रहे हैं, मुझे ले जाकर ये अपनी मर्जी की करेंगे, प्लीज मुझे बचाइए। तभी दुष्यंत सामने आकर उसका साथ देता है और उसे बचाने के लिए झूठ बोल देता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये मेरे कहने पर ही घर छोड़कर आई है और बहुत जल्दी हम शादी करने वाले हैं, और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। बस फिर क्या था, बिंदु मालिनी के डैड को चुपचाप वहां से लौटना पड़ता है। फिर इसके बाद दुष्यंत बिंदु मालिनी से कहता है कि मेरे एक दोस्त दुबई में रहता है, तुम चाहो तो वहां जाकर अपना डांस करियर कंटिन्यू कर सकती हो, वो तुम्हारी हेल्प कर देगा। लेकिन बिंदु अब दुष्यंत को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, वो उसे प्यार करने लगी थी। वो दुष्यंत को शादी के लिए प्रपोज कर देती है, दुष्यंत भी मना नहीं कर पाया और इस तरह दोनों की शादी हुई थी। ये कहानी सुनने के बाद तो जाजी के मन में दुष्यंत के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ जाती। वो उसे सॉरी बोलती है कि मैं गलत थी, मुझे लगा कि मेरे घर वालों ने मुझे बेच दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने मेरी शादी एक अच्छे लड़के के साथ करवाई है। और उसे आई लव यू बोलकर शर्माती हुई वहां से चली जाती है। लेकिन अब जाजी के मन में एक और सवाल था कि बिंदु मालिनी को क्या हुआ था, वो कैसे मरी थी। तायबा उसको बताती है कि उसको अस्थमा था, उसी से। जाजी कहती है लेकिन इस बीमारी से तो कोई मरता नहीं। लगता है जाजी ने दबंग नहीं देखी, टाइम पर फुसफुस नहीं मिलता तो मर भी सकते हैं। बिंदु के साथ भी यही हुआ था। एक रात उसको अटैक पड़ गया और उसका इनहेलर नहीं मिल रहा था, जिससे बिंदु मालिनी की हालत बिगड़ती जा रही थी। तायबा किचन में इनहेलर ढूंढने जाती है, लेकिन वहां भी इनहेलर नहीं था। तभी दुष्यंत जोरैया को बोला कि शायद कार में एक इनहेलर रखा होगा, जाओ जल्दी लेकर आओ। फाइनली जोरैया को कार में इनहेलर मिल गया, लेकिन जब तक वो इनहेलर लेकर आता है बिंदु मालिनी खत्म हो चुकी थी। तायबा कहती कि अगर इनहेलर थोड़ा जल्दी मिल जाता तो आज बेचारी जिंदा होती, लेकिन बेचारी की किस्मत ही खराब थी। पक्का ये किसी तरह का श्राप है, किसी की बुरी नजर लगी है इस घर को। सारी बहुएं मर जाती हैं और ये कहते हुए वहां से चली जाती है। और अब जाजी के मन में भी डर बैठ जाता है। उसे लग रहा था कि अब उसका नंबर है और वो खुद को फांसी के फंदे पर लटकता हुआ देखती। वो तुरंत जाकर दुष्यंत को बताती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, इस घर की सारी बहुएं मर जाती हैं, मैं भी मर जाऊंगी। दुष्यंत कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सब अपनी गलतियों की वजह से मरी है। जाजी कहती है तो फिर बिंदु मालिनी क्यों मर गई, उसने तो कोई गलती भी नहीं की थी। दुष्यंत कहता है कि ठीक है डरो मत, मुझे सुबह तक का टाइम दो। अगले दिन वो एक पंडित को बुलाते हैं जो कि कौंडिन्य देव की पूजा करके जाजी की तरफ से उनसे सवाल पूछते हैं कि इस घर की सारी बहुएं मारी गई हैं। जाजी को डर है कि वो भी मारी जाएगी या घर में एक और मौत होगी। जिस पर एक फूल नीचे गिर जाता है, यानी कि हाँ का इशारा था, जिससे सब लोग डर जाते हैं। फिर पंडित उन्हें उपाय बताते हैं कि आप लोग जाजी के नाम का महामृत्युंजय जाप करवाइए, दोनों पति पत्नी काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आइए, वो सब ठीक कर देंगे। और फिर वो वहां से जाने लगते हैं। लेकिन जाजी के मन में अभी भी एक और सवाल था। वो पंडित जी को रोककर पूछती है कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, तो फिर भगवान मुझसे नाराज क्यों है। पंडित जी कहते हैं कि भगवान की नाराजगी नहीं है, ये भूत प्रेत का चक्कर है, और उसे पूरी कहानी सुनाते हैं कि असल में इनके घर से 200 फीट की दूरी पर एक घर था। उस घर में टोटल 6 लोगों की फैमिली रहा करती थी। अचानक एक रात सबने एक साथ आत्महत्या कर ली। जाजी के ससुर उस जमीन को खरीदना चाहते थे क्योंकि वो सस्ते में मिल रही थी। पंडित जी ने मना भी किया था कि मत खरीदो, लेकिन वो नहीं माने, जमीन खरीद ली और वहां की कब्रों को भी हटवा दिया। और अब उन्हीं लोगों की आत्माएं अजीब खेल खेल रही हैं। घर में टोटल 6 मौतें होंगी ऐसा मुझे लगता है, 4 मौतें तो हो भी चुकी हैं, संभल कर रहना। और फिर इसके बाद दुष्यंत जाजी को लेकर काशी जाने की तैयारी कर रहा होता है। रास्ते में वो रुक कर बैंक जाता है। तभी उसका एक जानने वाला आदमी जाजी से बात करने लगता है, पूछता है कि आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या। जाजी बताती है कि जी हम लोग काशी जा रहे हैं। जिस पर वो आदमी कहता है कि काशी क्यों।
आपको तो स्विट्जरलैंड जाना चाहिए, आपके पति को बहुत सारे पैसे मिले हैं, पूरे 57 लाख रुपए। ये सुनकर तो जाजी हैरान हो जाती है और पूछती है कि इतना पैसा उन्हें किस बात के लिए मिला है। वो आदमी बताता है कि अरे उनकी पहली पत्नी मरी थी ना, उसी के इंश्योरेंस के पैसे मिले हैं। तभी वहां खड़ा एक दूसरा आदमी कहने लगता है कि मरी या मार दिया किसको पता, जिस पर वो आदमी उसे भगा देता है कि फालतू बात मत कर। लेकिन जाजी को लगता है कि शायद वो सही कह रहा है और उसे विजन आता है जिसमें कि दुष्यंत बिंदु मालिनी को मारने की प्लानिंग कर रहा था और वही उसका इनहेलर सब जगह से हटा दिया था। जाजी ये सब सोच ही रही थी कि तभी दुष्यंत आ जाता है। उसे डरा हुआ देखकर वो पूछता है कि अब क्या हो गया। जाजी कहती कि नहीं कुछ नहीं। रास्ते में दुष्यंत जाजी को बताता है कि मेरे अकाउंट में कुछ पैसे आए हैं, मैनेजर ने एडवाइस दिया कि इन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, सो मैंने तुम्हारे नाम पर एक पॉलिसी ली है। जिससे जाजी को और भी शक होने लगता है कि पक्का यही बिंदु मालिनी को पैसे के लिए मार दिया और मुझे मारने के चक्कर में है। फिर वो घर जाती है तो वहां उसकी माँ हुई थी, वो शादी का एल्बम भी लेकर आई थी। दुष्यंत एल्बम देखते हुए पूछता है कि इसमें जाजी की पासपोर्ट साइज फोटो तो है ना। जाजी की माँ कहती हाँ इसी में है। फोटो मिलते ही दुष्यंत जोरैया से कहकर कार में रखे इंश्योरेंस पेपर मंगवाता है। जाजी का डर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। इसके बाद वो जाजी को पेपर साइन करने के लिए कहता है, लेकिन जाजी हिचकिचा रही थी। कहती है कि भाई इतनी जल्दी भी क्या है। जिस पर दुष्यंत उसे समझाता है कि अकाउंट में अगर पैसे हो तो देर नहीं करनी चाहिए और अपनी सास से कहता है कि मैं आपकी बेटी के लिए 60 लाख की पॉलिसी लेने जा रहा हूँ, उसे समझाइए। उसकी माँ कहती है कि तुम लकी हो जो ऐसे पति मिले हैं, साइन कर दो बेटी। फिलहाल तो जाजी साइन कर देती है, लेकिन फिर चुपके से अपनी माँ से कहती है कि आप जल्दी से कोई बहाना बनाकर मुझे यहाँ से ले जाइए। उसकी माँ कहती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, क्या हुआ। तब जाजी बताते हैं कि यहाँ पर कुछ भी सही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है, यहाँ मैं सेफ नहीं हूँ। एक तरफ पंडित जी कहते हैं कि घर पर भूतों का साया है, तो दूसरी तरफ एक आदमी कह रहा था कि इंश्योरेंस के लिए ही दुष्यंत अपनी पहली पत्नी को मारा था और मुझे शक है कि वो मुझे भी मार देगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पूर्णी वहीं खड़ी थी और वो सब सुन ली थी। वो जाकर नागम्मा को सब कुछ बता देती है। फिर नागम्मा जाजी से बात करती है, उसका डाउट क्लियर करती है। उसको बताती है कि हमारे बारे में 1000 लोग बातें बनाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। घर पर बुरी आत्माओं को साया ना पड़े इसलिए पहले ही मैंने घर का अशुद्धिक बंधन करवा रखा है। और रही बात दुष्यंत की, तो तुम्हें लगता है कि वो किसी को मार सकता है? लोग कुछ भी बकवास करते हैं। ये बेचारा तो ये शादी करना भी नहीं चाहता था, घर में माँ अकेली ना रहे इसलिए वो शादी के लिए मान गया था। जाजी कहती कि भगवान ने मुझे मौत का इशारा दिया था, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है, मन बहुत अशांत है। अब इसके लिए नागम्मा जाजी के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाती है। रिचुअल के बाद पंडित जाजी को समझा देता है कि अब कोई बुरा साया तुम्हारे आसपास नहीं मंडराएगा, फिर भी कभी डर लगे तो मृत्युंजय मंत्र पढ़ लेना। फिर इन सब के बाद दुष्यंत जाजी से पूछता है कि अब तो तुम्हारा डर चला गया ना। जाजी बोलती कि हाँ चला गया। फिर वो महेश को प्रसाद देने उसके रूम में जाती और तभी दुष्यंत को उसकी चीख सुनाई देती है। दुष्यंत तुरंत भागकर महेश के रूम में जाता है और फिर वो क्या देखता है कि बेड पर महेश की लाश पड़ी थी। इस घटना के बाद सबको पंडित की बात सही लगने लगती है कि घर में 6 लोगों की मौत होगी, 5 लोगों की मौत तो हो भी चुकी है, अब सिर्फ एक इंसान बचा था। सभी लोग डरे हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा जाजी डरी हुई थी क्योंकि भगवान उसकी मौत का इशारा दिए थे और वो लगातार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किए जा रही थी। फिर रात के समय नागम्मा खिड़की से देखती है कि कुछ लोग महेश की समाधि को खोद रहे थे। फिर अगले ही पल वो सबके साथ तुरंत वहां पर पहुंच जाती। दुष्यंत पूछता है कि तुम लोग मेरे भाई की समाधि को क्यों खोद रहे हो। तभी अंधेरे में से महान तेज सामने आता है, कहता है कि ये मेरे कहने पर महेश की बॉडी निकाल रहे हैं, मुझे शक है कि इसका मर्डर हुआ है। सब सोचने लगते हैं कि पुलिस को ये बात कौन बताया। तभी अगले पल सबको पता चलता है कि पुलिस को जाजी बुलाई थी और ऑफिसर महान तेज उसका दोस्त भी है। दुष्यंत उससे पहले मिल भी चुका था। सब उससे बहुत रिक्वेस्ट किए कि वो महेश की बॉडी को लेकर ना जाए, लेकिन महांतेज उनकी एक नहीं सुनता और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाता है। इस बात के लिए नागम्मा जाजी को एक जोर का थप्पड़ लगाती है। दुष्यंत भी उससे पूछता है कि जाजी तुम ऐसा क्यों की। तब जाजी रिवील करती है कि मुझे सच्चाई पता चल गई है, इन मौतों के पीछे ना तो भगवान का श्राप है और ना ही ये किसी भूत का काम है, बल्कि ये इंसानों का खेल है। और बताती है कि कल रात वो देखी थी कि शिवाशीष महेश को 2-3 गोलियां जबरदस्ती खिलाया था, उसकी मौत दवाई के ओवरडोज की वजह से हुई है। जिस पर शिवाशीष उसे प्रिस्क्रिप्शन दिखाता है जिसमें साफ लिखा था कि अगर जरूरत पड़े तो दिन में 3 से 4 गोली ले सकते हैं। शिवाशीष बताता है कि महेश ने सुबह 1 ही गोली ली थी, बाकी 3 गोली मैंने रात में उसे दी। तो फिर ओवरडोज कैसे हुआ? तुम्हारा दिमाग खराब है, अपने दोस्त से कहो कि वो मेरे भाई की बॉडी के टुकड़े ना करे, उसकी बॉडी वापस देकर जाए। तब जाजी उनकी बात मान लेती है। सुबह ही महांतेज बॉडी ले आता है जिसे वो फिर से दफना देते हैं। लेकिन जाने से पहले महांतेज जाजी को बहुत ही शॉकिंग बात बताता है कि जब तुमने मुझे पोस्टमार्टम रोकने के लिए फोन किया था तब तक पोस्टमार्टम हो चुका था। तुम्हारे घर वालों के सामने मैंने झूठ बोला था कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर्स को शक है कि नेचुरल डेथ नहीं है, मर्डर है। शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट मिलते ही मैं तुम्हें कॉल करूंगा। जाजी चुपके से अपने ससुर की मेडिकल रिपोर्ट्स भी ले आई थी जिसे महांतेज ही मंगवाया था। महांतेज वो रिपोर्ट्स लेकर वहां से चला जाता है। तभी जाजी को एक बात याद आती है कि कल महेश शिवाशीष से कह रहा था कि आज मुझे पुष्पावती का एक पुराना लेटर मिला है। जाजी को लगता है कि शायद उसमें कुछ काम की बात मिल जाए। वो महेश के रूम में देखने जाती है, लेकिन रूम में उसे कुछ भी नहीं मिलता।
उसका सारा सामान निकाल कर वो लोग जला दिए थे। बाहर आकर जाजी जब वो देखती है तो कहती कि आग क्यों जलाई। ताइवा उसको बताती है कि महेश भैया नहीं रहे तो उनकी चीजें रखकर क्या करते, इसलिए जला दिए। इसके बाद हम जाजी को किचन में देखते हैं। ताइवा वह घर के खेत से ही कई सारी सब्जियां लेकर आती है। उनमें से एक सब्जी जाजी को काफी अलग लगती है। वो उसे हाथ में उठाकर पूछती है कि कौन सी सब्जी है। जाजी के हाथ में वो सब्जी देखकर ताइवा तुरंत उसे छुड़वा देती है और तुरंत उसका हाथ धुलवाती है। फिर उसे बताती है कि ये गौरी गड्ढे हैं, बहुत जहरीले होते हैं। जाजी पूछती है तो फिर तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो। ताइवा बताती है कि इसका पाउडर बनाकर एक चुटकी चाय में मिलाकर पीने से सर्दी खांसी बुखार गायब हो जाता है, लेकिन पाउडर ज्यादा हो तो इंसान ही गायब हो जाता है, यानी मर जाता है। तभी जाजी को महांतेश का कॉल भी आ जाता है और ताइवा जाजी को चाय देकर चली जाती है। महांतेश बताता है कि महेश की मौत जहर से हुई है। ग्लोरियोसा सुपरबा ये एक तरह का पौधा होता है, हमारे यहाँ इसे गौरी गड्ढे कहते हैं। इसके असर से हार्ट अटैक आता है और किडनी भी फेल हो जाती है। इनफैक्ट तुम्हारे ससुर के मेडिकल रिपोर्ट में भी इसके ट्रेसेस मिले हैं, यानी दोनों की मौत इसी जहर से हुई है। तभी जाजी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है और उसे समझ आता है कि जो चाय वो पी रही है उसमें भी यही जहर मिला हुआ है। वो लड़खड़ाती जुबान में महांतेश को बताती है कि मुझे भी जहर दिया गया है और अगले ही पल बेसुध होकर गिर पड़ती है। ये सुनकर महांतेश तुरंत स्टेशन से निकल जाता है। इधर दुष्यंत डॉक्टर को बुला लिया था। डॉक्टर उसे देखकर कहती है कि बेहोश है, इसे उल्टी भी हुई थी क्या। दुष्यंत बताता है कि हाँ एक बार हुई थी। इतने में महांतेश भी घर पहुंच जाता है और तुरंत जाजी के बारे में पूछता है। दुष्यंत बताता है कि उसका इलाज चल रहा है। महांतेश पूछता है कि अच्छा ये बताओ उसके साथ कौन था। दुष्यंत बता देता है कि ताइवा उसके साथ थी। दूसरी तरफ ताइवा जल्दी में भागी जा रही थी, लेकिन दुष्यंत के साथ जाकर महांतेश उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि बताओ तुम जाजी को जहर क्यों दी थी। लेकिन तभी जाजी को होश आता है। वो बताती है कि ताइवा ने कुछ नहीं किया, उसने तो मेरी जान बचाई है। असल में जाजी जब जमीन पर गिरी तड़प रही थी तभी ताइवा टाइम पर आकर उसको जड़ी बूटी पिला दी, जिससे जाजी को उल्टी हुई और जहर बाहर निकल गया। वो लोग पूछते हैं कि जब तुमने कुछ नहीं किया था तो फिर भाग क्यों रही थी, जिस पर वो बताती है कि क्योंकि जड़ी बूटी पिलाने से जाजी को सिर्फ एक बार उल्टी हुई थी, मैं भागकर उसके लिए और जड़ी बूटी लेने जा रही थी। जाजी कहती है कि गलती मेरी थी, मैंने एक गलती से अपनी चाय में गौरी गड्ढे वाला पाउडर डाल दिया था। लेकिन जाजी सबसे झूठ बोली थी। और दोस्तों यहाँ पर रिवील होता है कि वो पाउडर और कोई नहीं बल्कि नागम्मा मिलाई थी। जाजी जब ठीक होकर उसके सामने जाती है तो उसे नजर नहीं मिला पाती और वो डर रही थी कि कहीं जाजी सबको उसकी सच्चाई ना बता दे, लेकिन अभी वो किसी को कुछ नहीं बताती। इसके बाद हम देखते हैं कि सब तैयार होकर मंदिर जा रहे थे, लेकिन नागम्मा घर पर ही रुकती है। उसका कहना था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर बाकी सब जो थे वो मंदिर चले जाते हैं। इसी बीच जाजी दुष्यंत से कहती है कि मैं बस 1 मिनट में आती हूँ और वहां से चली जाती है। इधर घर में अकेली नागम्मा जाजी को फिर से मारने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन उसे जहर वाला पाउडर नहीं मिल रहा था। तभी सरप्राइजिंगली जाजी उसके सामने आकर वो जहर वाला डिब्बा दिखाई। किसी को ढूंढ रही थी ना। और फिर वो नागम्मा से सब कुछ बताने के लिए कहती है कि आखिर आप सबको क्यों मार रही थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि नागम्मा को एनपीडी है, यानी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ऐसे लोग खुद को दूसरों से ऊपर समझते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। दूसरों के इमोशंस, उनके दुख और दर्द को फील करने की एबिलिटी इनमें बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो नागम्मा बचपन से ही खुद को रानी समझती थी और सबसे ये एक्सपेक्ट करती थी कि सब उसको रानी की तरह ट्रीट करें, सब उसी की बात माने, उसी के अकॉर्डिंग चलें। अपने फ्रेंड सर्कल में भी वो सबको डोमिनेट करती थी, लड़कों को भी। लेकिन घर पर उसकी नहीं चलती थी, वो अपनी माँ से गाली खाती थी। एक बार उसका दोस्त अर्जुन ये देख लिया और बाकी दोस्तों के सामने उसका मजाक बनाने लगा कि तू सिर्फ हमारे सामने रानी बनती है, लेकिन घर में तेरी औकात एक कुत्ती जैसी है, और उसे कुत्ती कुत्ती कहकर चिढ़ाता है। जिससे नागम्मा को इतना गुस्सा आ गया कि वो अर्जुन पर अटैक करके उसका गला दबाने लगी। उसकी माँ को जब उसकी इस हरकत का पता चला तो अपनी माँ से फिर गाली खाई और मार भी खाई, जिस पर अर्जुन उसे फिर चिढ़ाता है। और अब तो नागम्मा को इतना गुस्सा आ गया कि वो अपनी माँ के खाने में गौरी गड्ढे मिलाकर उसे मार दी। और तब से उसी की चलती आ रही है, चाहे वो उसका पति हो, उसका बेटा हो, उसके बहुएं हो, सब उसी की सुनते थे। और इस घर में वो जो कहती थी वही होता था, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग चलता था। लेकिन जब पुष्पावती इस घर में बहू बनकर आई तो उसे कंपटीशन मिलने लगा। पुष्पावती चाहती थी कि इस घर पर उसका राज चले और सब उसके हिसाब से चले। इसी के लिए बाद में वो खुद को इस घर के हिसाब से बदल ली थी, पूजा वूजा करना सीख ली थी, सब रूल्स वगैरह जान ली थी। कुल मिलाकर वो नागम्मा की जगह लेना चाहती थी। एक दिन वो उससे कहती है कि अब आपकी तरह सब मेरी बात भी सुनते हैं, नौकर से लेकर सब घर की चाबियां मुझे दे दीजिए और मुझे इस घर की नई मालकिन मान लीजिए। अगर मेरी बात नहीं मानी तो इस घर को तोड़ दूंगी। फिर इसके बाद नागम्मा रात में पुष्पावती के रूम में जाकर उसे जगाती है, कहती है कि तुमसे बात करनी है, और उसे अपने साथ कुएं के पास बात करने के लिए ले जाती है और कहती है कि आज तक मैं रानी बनकर रही हूँ, अब तुम्हारी दासी बनकर नहीं जी सकती। इस घर में एक ही रानी रह सकती है, इसलिए मैं कुएं में कूद कर अपनी जान दे रही हूँ। जिस पर पुष्पावती उसे रोकने लगती है कि नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए,
तो नागम्मा कहती है कि तो फिर ठीक है, तू ही मर जा, और उसे धक्का दे देती है। लेकिन चारुलता ये सब देख ली थी। अगले दिन वो नागम्मा को बताती है कि मैंने वो सब देख लिया था और मुझे ये भी पता चल चुका है कि मेरा बच्चा न होने की वजह आप हो। आप ही मुझे दवाई दे रही थी जिससे मुझे बच्चा नहीं हो रहे, जिसके लिए उसे थप्पड़ मारती है और धमकी देकर जाती है कि कल अब घर में पुलिस आएगी और आप जेल जाएंगी। लेकिन रात में सोते वक्त वो चारुलता पर मिट्टी का तेल डाल दी और फिर उसे जिंदा जलाकर मार दी। फिर जिस किसी को भी उसकी सच्चाई का पता चलता है या उस पर शक होता, वो उसे ऐसे ही मार देती थी। जाजी भी सच्चाई का पता लगाना चाह रही थी, इसलिए उसे भी मारना चाहिए और किसी को उस पर शक भी नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी पूरा माहौल बना हुआ था। पंडित भी बोल दिया था कि 6 लोगों की मौत होने वाली है। खैर अब एंड में हम एक अजीब बात नोटिस करते हैं कि जाजी तो मंदिर के पास खड़ी महानती से बातें कर रही थी, तो फिर घर पर ये दूसरी जाजी कौन है जिसे नागम्मा अपना कन्फेशन सुना रही है। तभी दूसरी वाली जाजी कहती है कि अपनी गलती छुपाने के लिए भगवान का क्रोध बोलकर सबको डराती रही, जिस पर नागम्मा गुस्से में कहती है कि जब भगवान खुद चुप बैठे हैं तो तुम कौन होती हो मुझसे ऐसा बोलने वाली। तभी अगले पर रिवील होता है कि उसके सामने भगवान कोंडाई ही थे, जो कि जाजी का रूप लेकर नागम्मा के कर्मों की सजा देने आए थे। नागम्मा उन्हें देखकर एकदम से डर जाती है, जिससे सीढ़ियों से उसका पैर स्लिप होता है और जमीन पर उसका सर लगने से वो मारी जाती है। फिर जब असली जाजी के साथ सब लोग घर आते हैं तो उन्हें नागम्मा की लाश मिलती है। घर में 6वीं मौत हो गई थी और सब इसको फेट मानकर एक्सेप्ट कर लेते हैं। नागम्मा की मौत के बाद दुष्यंत जाजी से कहता है कि माँ तो नहीं रही, अब इस घर की जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। और इस तरह जाजी घर की नई मालकिन बन जाती है और अब से वो इस घर को संभालेगी। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर दी एंड हो जाती है।